Hello students, I am Ruchira Mukherjee. Today we are going to study structural and functional unit of our body. Structural and functional unit of our body. The cell. In the 17th century, in the year 1665, an English scientist named Robert Hooke invented a simple microscope, and he observed a thin slice of cork under microscope invented by him. Do you know what is a cork? Cork is a soft portion of stain. It is pith-like portion, and after invention of microscope, Hooke could observe under it the slice of cork, and he found there are sections like beehive. You know beehive मधुमक्खी का छत्ता. आपको पता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो दिखने में कैसा होता है. उस रॉबर्ट हुक को उस कॉर्क की स्लाइस में, जिसको कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, उसमें उनको स्मॉल सेक्शंस, छोटे छोटे कमरे नुमा डिज़ाइन दिखाई दिया. स्मॉल सेक्शंस, दैट इज केबिन, एंड ही नेम इट सेल. From time to time, scientists have attempted to study the structure of cell, and after many studies have declared that as a house is made up of small units, that is bricks, in the same way our body is also made up of small units. These units are called as a cell. Students, you know कि जब कोई कमरा बनाया जाता है तो उसमें ईंट पर ईंट रख करके जोड़ करके उसको बनाया जाता है. मतलब कमरे का एक जो सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ वो हुआ ब्रिक. ठीक उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है. ये सेल्स एक साथ मिल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं. इसीलिए इन सेल्स को यूनिट्स ऑफ लिविंग बॉडी कहा गया है. इसके अलावा उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कहा गया है, क्योंकि हर एक सेल लिविंग होता है, हर एक सेल जीवित होता है, और ये सेल अपने आप में पूरे फंक्शंस करने के लिए उपयुक्त होता है. ये सारे फंक्शंस को कर सकता है. हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है वो उस प्रोसेस को करने के लिए हर एक सेल उसमें पार्टिसिपेट करता है. इसलिए उसको कहा गया फंक्शनल यूनिट. एंड स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है? क्योंकि सेल से ही बॉडी कंपोज होती है. सेल बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, संरचना देता है, बनावट देता है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से ही बना हुआ होता है, और इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कहा गया है. और साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी है हमारे बॉडी की. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो कि माइक्रोस्कोप की खोज हो जाने के बाद
साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने देखा कि हर एक सेल का शेप एंड साइज एक जैसा नहीं होता है, बट cells are of different shapes and sizes. And now I am going to tell you one thing, that some living organisms are unicellular. Uni means single, cellular मतलब सेल से बना हुआ. Their whole body is composed of only one cell, such as amoeba and paramecium. In these organisms, nutrition, respiration, excretion, reproduction and all the other functions of living body are performed in a single cell. चूंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई होती है, इसीलिए ये सिंगल सेल ही उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शंस एटसेट्रा. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स different functions are performed by different cells, and cells are divided in different groups to perform them. चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मोर देन वन सेल की बनी हुई होती है, इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं. उन सेल्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, और वो ग्रुप्स जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू कहलाते हैं. ये टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो इन दिस वे सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. Amoeba is a unicellular organism which can live independently. But if a cell of chick or a cell of onion is removed, then they cannot live independently. इसका मतलब ये हुआ कि एमेबा सिंगल सेल का बना हुआ है. वो सेल अपने आप अपनी पूरी लिविंग प्रोसेसेस को कर सकता है. वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं है. अगर उसमें से कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो सेल्स इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, बल्कि कुछ दिनों बाद वो सेल्स मर जाएंगे. So students, I will tell you about activity 1. Students, activity 1 given on page number 70. Here a leaf of Rio is taken, and it is seen under microscope. So when it is seen under microscope, we can see the cell structure in this way. These are different cells, and here you can see these two cells, and there is a small pore. This small pore is called stomata. This small pore on Rio leaf, when we see it in microscope by making slide, we can clearly see stomata. And stomata is a small pore present in leaves through which gaseous exchange takes place
in leaves. If the slide of human red blood cells is made, and or we can take a permanent slide of human blood cell, we can see such a structure. So this is human blood cell, and there are different parts we can see in it: plasma, white blood corpuscles, nucleus, red blood corpuscles, and platelets. So when we will see about the structure of a cell, it will be clear to you. Before telling you about the structure of a cell, see students, here different cells are given. You can see chlamydomonas, amoeba, diatom, fat cell, liver cell, unstrided muscle cell, onion cell, sperm cell, and nerve cells. These are single cells, and you can see here in every cell you can see their structure is different. They are not in similar size or shape. All the cells have different size and shape also. Now students, we will study about structure of a cell. So students, here diagram of two cells are given. One is plant cell and one is animal cell. So first of all, I will tell you about the structure of a cell. This is a normal cell, and this is plant cell, and this is animal cell. Students, the outer boundary of the cell is called plasma membrane. It is called plasma membrane. स्टूडेंट्स, ये एक सेल है. इस सेल में आप देख रहे हैं कि सेल एक बाउंड्री से घिरा हुआ है. ये जो सेल की बाउंड्री है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. अब आप प्लांट सेल में देखिए, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is plasma membrane. This is plasma membrane, but again it is surrounded by some other layer and it is called cell wall. अब आप देख रहे हैं कि एनिमल सेल में आपको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जबकि प्लांट सेल में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फिर एक बाउंड्री देख रहे हैं जिसे कि सेल वॉल कहते हैं. ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, बट सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है या डिस्टिंग्विश है, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लांट सेल
और एनिमल सेल में। अगर आपको किसी भी सेल की स्लाइड दिखाई जाए तो आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। अगर आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये प्लांट सेल है। बट अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन से दिस इज एनिमल सेल। सो टू स्टडी cell, first of all we will divide the cell in two parts. First, outer cell membrane and protoplasm. एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गई जो कि बाउंड्री है, और सेल के अंदर इनसाइड द सेल एक चिपचिपा स्टिकी गोंद के जैसा सब्सटेंस दिखाई देता है, उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और उस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली? सेल ऑर्गेनेली मीन्स सेल के डिफरेंट पार्ट्स जो कि प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी पढ़ेंगे। इन डायग्राम यू कैन सी सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पर डायग्राम में एक एक या दो ऑर्गेनेली दिखाई दे रही है, पर ये डायग्राम है। वाकई में हर एक सेल में हर ऑर्गेनेली बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। पूरे प्रोटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, बल्कि पूरे सेल प्रोटोप्लाज्म के अंदर वेरियस माइटोकॉन्ड्रियान होंगे। हाँ, न्यूक्लियस ज़रूर वन होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, वो भी पूरे सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ होता है। सबसे पहले मैं आपको आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी। Every plant and animal cell has around the life substance a thin elastic membrane which is called plasma membrane. Plasma membrane को ही cell membrane भी कहा जाता है। Inside the cell membrane or plasma membrane there is a life substance, very thin, and that life substance is called protoplasm. And the membrane and this plasma is surrounded by a membrane, so this membrane is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा भरा हुआ होता है। ये प्लाज्मा जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा को कवर करने वाली मेम्ब्रेन। बहुत ही थिन होती है, इलास्टिक होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मेड अप ऑफ proteins and fats. Now, semi-permeable. Look at the word semi-permeable. Semi means half
परमिएबल मीन्स गिव परमिशंस, अलाउ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आपको डायग्राम में ये पूरी कंप्लीट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, पर इस मेम्ब्रेन पर भी माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन पोर्स के थ्रू प्लाज्मा में से, प्रोटोप्लाज्म में से कुछ सब्सटेंस सेल के बाहर जा सकते हैं और सेल के बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं। नॉट ऑल, सारे के सारे सब्सटेंस न तो बाहर जा सकते हैं न तो अंदर आ सकते हैं। सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर आने की या बाहर जाने की परमिशन होती है। सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने के लिए अलाउ करती है या बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। और ये प्रोटीन और फैट से मिलकर के बनी हुई होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप उसको, प्रोटीन्स एंड फैट से मिलकर के बनी हुई होती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। सेल के आकार को बनाए रखने में हेल्प करती है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देती है। सब्सटेंस मीन्स वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, उनको अंदर या बाहर आने देती है। उन मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो, आने जाने में कंट्रोल कर, आने जाने को, कुछ सब्सटेंस के फ्लो को अंदर या बाहर आने जाने में, उनके आने जाने को कंट्रोल करती है। एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है और प्लाज्मा जो है उसको प्रोटेक्ट करने में और सपोर्ट करने में हेल्प करती है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल एंड इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्लांट सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अनदर कवरिंग एंड दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग पाई जाती है उसे ही सेल वॉल कहा जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन एंड फैट की बनी हुई होती है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस की बनी हुई होती है और उसे सेलुलोज कहते हैं। और दिस सेलुलोज इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस एंड इट डिटरमाइंस द आउटर बॉर्डर ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। तो सेल वॉल नॉन लिविंग सब्सटेंस की बनी हुई होती है, उसे सेलुलोज कहते हैं, और ये प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री को बनाती है और प्लांट सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट प्रोटोप्लाज्म। Students, in my next video, I will tell you about protoplasm. Okay, students.